इस कार्यक्रम की प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनिए सारे बण भाइया ने अपनी राम राम। विनोद भाई। हाँ भाई। वे यो आप गमछा के गमछा तो भाई देखियो नाक पर तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बेरा ना कोरोना फैल रहा आजकल। बिल्कुल। तो देख रेख तो जरूरी है, लेकिन खेता का जाता होगा, खेता का नाता है। हाँ तो विनोद भाई इसमें तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि क्या आग्रह कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो बचाव में ही बचाव है। बिल्कुल। और विनोद भाई खेत क्या करने गए थे? खेत खाना गया था भाई, वो गेहूँ की तो निपटा ली और अच्छी तरह इसमें मंडी में भी बेच दिए और खाने जोगे भी रख लिए जी। उसका तैयारी भी सही कर ली। विनोद भाई देखो खेत खाली पड़े, बिल्कुल पड़े तो इसमें इस टाइम पे हमने क्या करना चाहिए कि भाई हमने कई कहें कि भाई खेत खाली है, खाली पड़े रहने दो। कई बार पहले जो चौने खत्तर छोड़ दिया करते थे हम। तो जब खेत खाली पड़े हैं तो इस टाइम पे हमने क्या करना चाहिए? डॉक्टर दिलीप गोसाई से हमने बातचीत करी और डॉक्टर साहब क्या कहें भला भैया ने सुनवा दे। हाँ पहले वो बातचीत है जरूरी से, सुनो तो बता दे भाई इस दौरान हमने क्या करना चाहिए। जी हमको राम राम। साथियों, मैं अक्सर आपसे चर्चा करता रहता हूं और आभारी हूं रेडियो स्टेशन का कि आप तक ये हमारी बात पहुंचाते हैं। ऐसा है कि गेहूं कट गई है और बड़ी तेजी से रीपर कुछ जगह चल रहे हैं, तूड़ी बना के संभाल के रखी जा रही है। तो मेरा पहला अनुरोध तो ये है कि पशुपालन संबंधित गायों भैंसों को खिलाने के लिए गेहूं का भूसा घर में रखने का गांव में हमारा एक रीति रिवाज जैसा ही है, पुराना परंपरागत जो तरीका है डॉक्टर साहब। जी जी जी। तो मेरा ये मानना है कि किसान भाई जिस कोठे में भी इसको रखेंगे या रख रहे हैं उसका जरा निरीक्षण कर लें जी। और उस कोठे को भरने में चाहे अगर 5-7 दिन और देर करते हैं तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी सी सैलाब और हल्की बारिश और नमी आ गई थी पिछले सप्ताह जी। तो हल्का सा नीचे अगर कच्चे हैं उनके फर्श थोड़ा ऐसे बना रखा है कमरा, तो थोड़ा लेप कर लें गोबर और मिट्टी का और उसको 5-7 दिन सूखने दें। अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा 40 डिग्री के आसपास आने वाला है, 38-32 हो जाएगा दिन का अधिकतम। डॉक्टर साहब इस लेप में अगर तूड़ी भी मिला दे तो कैसा रहेगा? जी मिला सकते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किनारे पे खास तौर पे जो कमरे की कोठे के दीवारें होंगी उसके 2-2 फुट तक भी ऊपर करें जी, ताकि वो बिल्कुल सूख जाए। और फिर उसको भरेंगे तो फिर जब सर्दियां आती हैं तो काफी किसानों का नीचे वाला जो ऊपर से इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाला जो गेहूं का भूसा है वो खराब हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, ये गाय भैंस में सर्दियों में नीचे बिछाने के काम में आ रहा है। तो मैं नीचे नहीं बिछाना चाहता हूँ इसको जी, क्योंकि सूखे भूसों की भी 10% कमी है पूरे देश में। महंगा भी है डॉक्टर साहब ये। जी महंगा होता है, तो जितना भी हो इसको बचाव के रखें और इसको संग्रहित करके रखें और अच्छे से प्रयोग करें। अब करते हैं बात खेती की। किसान भाइयों, अभी जो है ये बहुत अच्छा सीजन आ गया है ग्रीष्मकालीन मूंग लगाने का जी। और कुछ साल पहले तक तो सरकार से
सब्सिडी पे मूंग का बीज मिल ही रहा था। इस बार है कि नहीं है ये आप जरा पता कर लेंगे अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से जो आपके एरिया को देखते हैं। नजदीक का किसी भी किसान कल्याण विभाग में या किसी जो कृषि विज्ञान केंद्र में सर? कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं वो गांव-गांव स्तर तक जुड़े हुए हैं जी, उनसे पूछ लेंगे। नहीं तो खुद से भी खरीद सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि हरियाणा सीड कॉर्पोरेशन की जो दुकानें हैं वहाँ पे ये बीज मिल रहे हैं जी। और मेरी पहली सिफारिश है कि MH 421 मूंग हरियाणा 421 को लगाएं जी। और अगर नहीं बीज मिलता है तो आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का SML 668 भी लगा सकते हैं जी। ये दोनों ही किस्में बहुत बेहतरीन है। 65 दिन में पक जाती हैं। 10 किलो बीज 1 एकड़ में लगाना है। DAP का 1 बैग देना है 1 एकड़ में और यूरिया बिल्कुल नहीं देना है और 65 दिनों में 4-5 क्विंटल मूंग आने की पूरी संभावना है अगर अचानक बारिश आ गई बाय द वे और धान लगाने का समय आ गया। तो अगर आप इसको मल्च भी कर देंगे, अगर आप इसको खेत में बाई कर देंगे तो ये हरी खाद के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों तरफ से काम में आ सकता है। तो आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि तुरंत अपने खेतों को तैयार करके, यानी कि डॉक्टर साहब अगर ढैंचा भी लगा लें और मूंग भी लगा लें तो दोनों ही को हम बा के यार हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। जी जी जी, ढैंचा तो है ही हरी खाद के लिए, मगर हमारे देश में दालों की भी बहुत ज्यादा कमी है, ऐसा कई सालों से आंकड़े बताते हैं जी। और मैं 2005 से मूंग पे भी काम करता आ रहा हूँ। आज तो 2021 हो गया है जी। तो भरपाई नहीं हो पाई है। दालों की कमी निरंतर बढ़ती रहती है, डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, हम इसको आयात करते हैं। तो मेरा ये अनुरोध रहता है कि किसान भाई स्वयं खाने के लिए मूंग की दाल तो कम से कम जरूर लगाएं जी और घर में इसको रखें और जो रिश्तेदार आते हैं कभी मिलने के लिए तो जब वो जाएं तो उनको जाते हुए 5 किलो दाल दे दी, 10 किलो दे दी, उनसे उनका प्यार भी बढ़ता है। और डॉक्टर साहब आपके बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है, आपको जो मूंग है वो बहुत अच्छी लगती है और खास तौर पे जो अंकुरित मूंग है वो आपको बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब। जी जी जी, ये बहुत ही पौष्टिक आहार है, विशेष रूप से कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए इनको जरूर देना चाहिए, प्रोटीन की पूर्ति करता है। जी सर। अब मूंग के बाद तुरंत किसान भाई लेंगे धान जी। तो किसान भाई धान में आप अगर PR धान मोटे वाला लगाना चाहते हैं हाँ जी, तो इसके बीज आपको कुरुक्षेत्र में उमरी सेंटर है बहुत बड़ा हरियाणा का, वहां से भी उपलब्ध होंगे और हरियाणा के जो सीड की दुकान है, बीज की दुकानें हैं वहां पे भी मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर से भी मिलेंगे। करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय है एक, वहां से मिलेंगे। यानी कहीं से भी आप मूंग ये धान का बीज लें या कोई भी बीज लें तो प्रमाणित संस्था से लें। जी, प्रमाणित से, विश्वसनीय से लें जी और पूरी चर्चा करने के उपरांत लें। जल्दबाजी नहीं करें कि आप एक ही दुकान में जाते हैं और वहीं से बार बार लाते हैं। लाइए आप जरूर, हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है, मगर चर्चा जरूर करें कि ये किस्म कब रिलीज हुई है, कितनी पैदावारी देगी, कब बोना है, किस तारीख में, कितने दिन की पौध को लगाएं, कौन कौन सी बीमारी आने की आशंका है, कितनी पैदावारी होगी। सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने थैला चमकदार सा दे दिया और चाबी का छल्ला आ गया और उसके साथ में वो कोई और गिफ्ट दे दें तो किसान भाई उसमें यानी कि लालच में ना है किसान भाई। जी जी जी, वो इसकी चमक दमक में ना रहे, वो प्रोडक्ट को देखें कि जो बीज ले रहे हैं वो बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होना चाहिए जी। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो मोटा वाला लगा रहे हैं और वो कम समय की लगाना चाहते हैं अगर धान, तो PR 126 सबसे बेहतरीन है। कम समय में मोटा धान PR 126। किसान भाई इस बात को नोट कर लें कि PR 126 की मोटे धान की किस्म आप ले सकते हैं जी। ये 120 दिन में पक के तैयार हो जाएगी बीज से बीज और 30 से 32 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावारी देती है। विशेष रूप से जो किसान भैया धान कटने के तुरंत बाद आलू की फसल लेना चाहते हैं या वो मटर लगाना चाहते हैं या कोई और सब्जियों में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी किस्म है। पैदावारी भी अच्छी है
और इसका भाव भी बहुत अच्छा है। ये काफी ज्यादा तेजी से पूरे उत्तरी भारत में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित हुई जी। उसके बाद है मध्यकालीन समय की जो 130, 35, 132 दिन में पकती हैं जी। उन किस्मों में सबसे जो प्रचलित किस्में हैं उनमें है PR 121, PR 124, PR 127, PR 128। मध्यम अवधि वाली किस्में है सर। जी जी जी, जो मध्यम अवधि, जो ज्यादा समय नहीं लेती है, ना ही कम समय लेती जी। 135 दिन, 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जी 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 जी। इसमें PR 114 भी बहुत प्रचलित है हमारे एरिया में। PR 114 जी जी। तो HKR 47 भी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। तो कई किस्में हैं, बहुत बेहतरीन है, और सबका बीज जो है ये मान्यता प्राप्त एजेंसियों से या प्राइवेट स्रोत से भी आपको सर्टिफाइड प्रमाणित बीज मिल जाएगा जी। तो आप इनमें से अपने एरिया विशेष के अनुसार चयन करेंगे। ये नहीं कि भी उन्होंने लगाया तो सहारनपुर में ये अच्छा लग रहा है तो रुड़की में भी यही अच्छा लगेगा, या किसी के रिश्तेदारी जो है कुरुक्षेत्र लाडवा में है वहां पर ये अच्छा चल रहा है तो करनाल के। हाँ जी, अगर मिट्टी की जांच करवा के और उसके बाद ये बहुत अच्छा समय है। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न लिया है जी। ये समय सबसे बेहतरीन समय है मिट्टी को टेस्ट करवाने का जी, क्योंकि अभी खेत भी खाली है डॉक्टर। हाँ, खेत खाली रहेंगे अभी। महीना 1.5-2 तक तो लगभग जो मूंग नहीं लगाएंगे तो उनका खाली ही पड़ा हुआ है। जी जी। तो मिट्टी का सैंपल लेने की टेक्निक बहुत सिंपल है। जगह जगह से 5 जगह से लेंगे, उनको मिलाना है, वो सीख लेंगे। किसी से भी, हमसे भी टेलीफोन से बात कर सकते हैं, हम अभी नंबर दे देंगे आपसे। जी जी जी। तो मेरा अनुरोध है कि मिट्टी को भी टेस्ट करवा लें ताकि आपकी सेहत जो है, मिट्टी की सेहत का अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये कितनी अच्छी है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे पूर्ति कर सकते हैं। हाँ जी। जो लंबे समय की धान है, हाँ जी, वो थोड़ा पानी तो ज्यादा लेती है और धान की तुलना में, मगर पैदावारी बहुत बम्पर देती है। उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल की है वो जी। उसका नाम है पूसा 44। पूसा 44 बासमती धान है डॉक्टर साहब? नहीं, ये मोटा वाला धान है। मोटा वाला जी। ये लगभग 38 क्विंटल प्रति एकड़ से लेके 40-41 क्विंटल दे देता है। और ये कुरुक्षेत्र में पेहेवा है, उसके साथ जो पटियाला का एरिया है वहाँ बहुत लगता है, टोहाना में बहुत लगता है। 1 एकड़ से डॉक्टर साहब? 1 एकड़ में 40 क्विंटल उत्पादन बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी जी। सभी इसको मानते हैं अंदर से, मगर क्योंकि समय कुछ लंबा लेती है, 1-2 पानी ज्यादा है तो पानी के संरक्षण हेतु भी चर्चा चलती है कि लंबी किस्मों को नहीं लगाएं। मगर किसान अगर धान की सीधी बुआई करते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जी, या ऐसे पानी की व्यवस्था करते हैं कि फ्लड लाइक, बाढ़ की तरह का पानी नहीं कि मोटर चला दी और रात को आगे खेत से, उसमें हल्का सा पानी देते रहे, नमी बरकरार रहे खेत में, तो ये बहुत अच्छे से चलता है और बहुत अच्छी पैदावारी देता है। तो आप पूसा 44 को भी लगा सकते हैं और इसका बीज भी अच्छी जगह पर उपलब्ध हो जाएगा आपको जी। अब करें अगर हम बासमती धान की बात जी, तो किसान भाइयों, हमारा जो करनाल का एरिया है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला का बेल्ट है, ये बहुत ही अच्छी है। पानीपत है, मतलौडा साइड है, यहाँ पर बहुत अच्छी बासमती लगती है। और बासमती में जो सर्वश्रेष्ठ बासमती है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बहुत खरी उतरती है, उसका नाम है पूसा बासमती 1121। पूसा बासमती 1121 जी जी। ये बासमती धान काफी पुरानी किस्म हो गई है और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे ये बहुत अच्छी है। और ये सबसे ज्यादा भी लगती है क्योंकि इसको मिलर्स बहुत अच्छे से खरीदते हैं। इसका भाव भी बहुत ठीक रहता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। 11-21 के बाद 2 किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने निकाली हैं। उसका क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में है, तो बीज यहाँ से मिलता है। उन किस्मों के नाम किसानों को पता है। अगर कम समय वाली लगाना चाहते हैं, बासमती लंबी सुगंधित वाली, तो तब है पूसा बासमती 1509। डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। बोलता हूँ, पूसा बासमती 1509। पूसा बासमती 1509 जी, ये बासमती धान की किस्म है जी। और ये किस्म 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये पूसा 11-21 की तुलना में 3-4 क्विंटल पैदावारी ज्यादा देती है जी। तो इसलिए चाहत में भी है और किसान भाई लगाते हैं। जो फिर आलू लगाना चाहते हैं बासमती लगा के, या कोई मटर लगाना चाहते हैं सब्जियों में,
तो मोटा नहीं लगाएंगे अगर PR 126 तो वो 1509 सुगंधित बासमती लगा सकते हैं। जी किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त पूसा बासमती 1718 भी आई है, जो 1121 का ही शोधित एक रूप तैयार किया गया था, मगर वो ज्यादा चाहत में किसानों के आया नहीं है, मगर कमी नहीं है कोई भी जी किस्म में पैसों के हिसाब से भी, और ये भी 1121 की तुलना में 2-3 क्विंटल पैदावारी ज्यादा देती है, मगर 1509 की तुलना में टाइम थोड़ा ज्यादा लेती है। जी 1121 के बराबर ही टाइम लगता है। अब हम करेंगे बात कि कौन सी किस्म जो है इस साल नई उतारी गई है। जी तो किसान भाइयों, आप जरा ध्यान से सुन लें, इसका बीज तो मिलेगा आपको अगले साल। जी इस साल दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मेला हुआ था, तो वहां पर 2-2 किलो का पैकेट किसानों को दिया गया था मेले में, सैंपल के तौर पे दिया गया था। जी, सैंपल के तौर पे, और परीक्षण हेतु भी कि आप अपने खेत में लगाएं और 1509 से तुलना करें इसकी। जी इस किस्म का नाम रखा गया है पूसा बासमती 1692। पूसा बासमती 1692। ये नई किस्म है डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं है, ये अभी इस साल किसी भी सेक्टर में इसका बीज नहीं मिलेगा कहीं से भी, ये सिर्फ मेले में ही मिला है। और इसकी खूबसूरती ये पाई गई है, जो वहाँ के निदेशक महोदय हैं उन्होंने बोला है जी कि ये पूसा बासमती से भी 5-7 दिन पहले पकेगी, 120 दिन से भी कम टाइम की होगी बासमती में जी, और पूसा बासमती 1509 से भी ये 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावारी ज्यादा देगी। धान की लंबाई भी उतनी है जितनी पूसा बासमती 1509 की है या 1121 के आसपास है। यानी कि झाड़ की लंबाई तो उतनी ही होगी, लेकिन इसकी उपज ज्यादा होगी। हाँ, उपज 4 क्विंटल प्रति एकड़ कम से कम ज्यादा रहने की संभावना है, जो आंकड़े उन्होंने जुटाए हैं पिछले 3 सालों के परीक्षण में जी। और समय अवधि भी कम लगेगी 1509 की तुलना में 1 सप्ताह पहले। मतलब अब तक की जितनी भी मेरी नजर में जितना मुझको एक्सपीरियंस है, अनुभव है जी, इतनी छोटी समय अवधि की और ज्यादा पैदा देने वाली मैंने कभी सुनी नहीं है जी। और हमको थोड़ा बीज मिल गया है, तो हम भी इस साल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसको। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव तो बहुत ही ज्यादा है और हमारे किसान भाई जो है आपके अनुभव से बहुत ज्यादा सीखते हैं। जी, शुक्रिया सबका, आपका भी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, सबसे जो बेहतरीन बासमती की किस्म है उसको हम बता रहे हैं, फिर हम अपनी बात को बंद करते हैं जी। उसका नाम है CSR 30। CSR 30। CSR 30। CSR 30 नंबर जी। ये आम भाषा में किसान इसको कहते हैं बासमती। मैंने बासमती लगा रखी है, बासमती की तो कई किस्में हैं, मगर 30 नंबर बासमती असली बासमती मानी जाती है। उसका रेट आजकल भी 4500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है जी। ये बहुत ही ज्यादा पैसे देती है, किसान जानते हैं, और मुझको बहुत अच्छे से पता है कि करनाल एरिया में बहुत लगती है। ये अम्बाला तक, शाहबाद तक भी 30 नंबर बासमती धान लगाने का बहुत प्रचलन है जी। तो किसान भाई इस बासमती को लगा सकते हैं। ये कुछ लंबे समय की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैदावारी भी इसकी कुछ कम है 1121 1509 की तुलना में, हाँ जी। मगर इसका चावल अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, अत्यधिक सुगंधित होता है, इसलिए इसका भाव जो है धान का वो मंडी में उच्च भाव मिलने पर, कम पैदावारी होने पे भी दूसरी बासमती की तुलना में ज्यादा पैसे जो है प्रति एकड़ पर यूनिट प्राइस मिल जाती है जी। तो किसान भाइयों, आप अच्छे से बीजों को लें, बीजों को उपचारित करने के उपरांत जी समय के अनुसार ही लगाएं, जो सरकार ने सिफारिश की है। कोई साखी सूठी नहीं माने कि जल्दी लगा देंगे, छुपके लगा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सब कुछ जानते हैं, अब तो सैटेलाइट से भी पिक्चर्स आने लग गई हैं जी। तो थोड़ा ध्यान से अच्छे वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः खेती करें ताकि आपको आर्थिक लाभ हो। डॉक्टर साहब, आपने हमसे और हमारे किसान भाइयों से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, ये थे डॉक्टर दिलीप गोसाई जिन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। और कल के कार्यक्रम का बताओगे या मौसम के बारे में? बिल्कुल, मौसम भी बताओगे कल के कार्यक्रम के बारे में भी। और सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। और कल के बात कर लेते हैं यानी आने वाले 24 घंटे के बारे में, तो 41 डिग्री सेल्सियस
अधिकतम और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। जब तक मौसम की बात करें तो कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। और कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। और कल है मंगलवार, और मंगलवार को हम कार्यक्रम लेकर आया करें, कार्यक्रम फोन इन। और कल का विषय रहेगा अनाज के सुरक्षित भंडारण में सावधानियां। तो अनिल भाई, कल जो फोन इन पर हम बात करेंगे, अनाज को किस तरह सुरक्षित रखा है, उसका भंडारण क्या करें, सावधानी क्या करें, तो हमारे विशेषज्ञ से आप सीधे फोन पर बातचीत करके जानकारी ले सको। विनोद भाई, हाँ, अब बात आ मनोरंजन की। मनोरंजन की बहुत बाट देख रहे हैं हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं, तो मनोरंजन तो सुनते हैं ये भजन। कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के ताज आजा, गोकुल के ब्रजराज आजा, भारत के मैदान में कृष्ण जी महाराज आजा, पृथ्वी के ताज आजा, गोकुल के ब्रजराज आजा, भारत के मैदान में। तीन लोक में फिरने वाले, दुख संता का हरने वाले, दुख संता का हरने वाले, और साधन करने वाले जोगे बन जाते इच्छा के भोगे, गौ गंगा गायत्री होगे दोनों नष्ट जहान में। माँ के जाया का बैर, घर में बह पाप की नहर, घर में बह पाप की नहर, तेरे पैर पदम सिर मुकुट विराजै, पैर पदम सिर मुकुट विराजै, गढ़ में नाद जनेऊ साजै, शंख घंटे गढ़वाल बाजै, घोर असमान में। बिकने लगे हाड़ मास और लहू, जतीना मर्द सतीना बहू, जतीना मर्द सतीना बहू, गौ मिश्री का कुजा होया करे थे, मिश्री का कुजा होया करे थे, यज्ञ में बुझा होया करे थे, घर घर पूजा होया करे थे, सारे हिंदुस्तान में। विनोद भाई, हाँ ये भाई, तो सुना हमने भजन, और गायक कलाकार थे धर्मवीर सिंह। तो आज जो चर्चा लेकर आ रही है, हम क्यों कौन सी बात करें, गन्ना फसल के बारे में। तो सबसे पहले गन्ना फसल के बारे में जानकारी ले लें। तो विनोद भाई, जिन भैया ने गन्ने फसल इस समय लगा रखे है, या जो भाई मोटी फसल लेना चाह रहे हैं, तो वो भाई जो लाल सड़न रोग है, सूखा रोग है, कंडुआ है, इनकी जो अपना जो भाई ने गन्ना फसल लगा रखी है, इनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी। लाल सड़न का अगर जिक्र करें तो ये बहुत गन्ने की जो पैदावार है और जो उसकी गुणवत्ता है, इसको प्रभावित करा है। और आज के समय में जब आगे क्योंकि बरसात के समय में, तो उस समय ये रोग लगने की संभावना है, लाल सड़न रोग। और इसकी रोकथाम के लिए तो विनोद भाई, जो किसान भाई अगर शुरू से ही अगर करें तो जो रोग रोधी किस्में हैं वो लेनी चाहिए। और खड़ी फसल में जो ग्रसित पौधे हैं, अगर लाग भी गया है तो देख ले और उन काट के जो है बार कर दे। अगर
फसल में लाल सड़न रोग लग गया है तो उस जगह पे हमने मोटी फसल जो है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सूखा रोग का अगर जिक्र करें तो सूखा रोग, इसमें जो गन्ना है वो सूख जा है और इस रोग के लक्षण जो है 4-5 महीने के पौधों में ही दिखाई देने लग जाए है और ग्रसित गन्ने में पत्तियों के ऊपर एक तरफ जो है पीला पड़कर सूखने लग जाए तो इसने आखिरकार इसने जो है हम अगोला सूखा रोग का। अब बात आ है कि इसका जो है रोकथाम की बात करें तो रोग रोधी जो पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर हमने जला देने चाहिए और बीज का चुनाव, इसमें रोग रहित हमने बीज का चुनाव करना चाहिए। कंडुए का अगर बात करें समट जो है तो इसमें भी भाई काफ़ी नुकसान जो है वो हो जाए है और इसकी रोकथाम के लिए जो हमने क्या करना है कि रोगग्रस्त जो भी पौधे हैं या उस जगह जो अगर ये हो गया है कंडवा रोग तो उस जगह में मोटी फसल हमने नहीं लेनी चाहिए। तो इसी तरह अगर जो हम पशुधन बीमा की बात करें तो दूसरी चर्चा विनोद भाई, पशुधन अगर बीमे का जिक्र करें तो क्योंकि देखो बीमा हर आदमी जो है वो करवा, हम गाड़ी का बीमा करवा, खेत क्यार का भी बीमा करवा, सब क्या का बीमा करवा, लेकिन हम अपने पशुओं का बीमा जो है वो नहीं करवाते। तो इसलिए पशुधन बीमा जो है वो बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार पशुओं के बीमे के लिए जो समय समय पर जो है योजनाएं निकालती रहे और इसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि भाई हम अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं। गाय या भैंस के लिए जो है अपना अलग अलग जो राशि है वो अलग अलग से बांटी हुई है कि किस तरह से कौन सा बीमा गाय का कितना करवाना चाहिए और भेड़ का जो भी पशुधन है हमारा, उस पशुधन से हमने अपना बीमा जो है वो अपना नज़दीक का जो भी अपना कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर एक बार सलाह ज़रूर कर ले और बैंकों में भी जो है इंश्योरेंस जो है वो हुआ है। लेकिन इस बात का हमने ध्यान रखना चाहिए कि अगर पशु का इंश्योरेंस हो रहा है, बीमा हो रहा है, तो अपने ज़िले के जो पशु चिकित्सालय है उसमें अपने पशु की बीमे की जानकारी जरूर दें और जो पशु का डॉक्टर है, जो पशु जो अपना नज़दीक का डांगराड़ा अस्पताल है, वेटनरी सर्जन और बीमा कंपनी का एजेंट जो है वो किसान के घर में जाकर पशु के स्वास्थ्य की जो है जांच करेगा और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसलिए विनोद भाई अपने पशुओं का हमने बीमा कराना जरूरी है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो अनिल भाई, ये कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।